नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स की क्लासेस में। और आज हम लोग अपना सैलरी का चैप्टर जो है वो आखिरी दम पर है, तो उसको आज हम खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके और नए चैप्टर की शुरुआत करें। आज हम लोगों के जो परक्विजिट बचे हुए हैं लास्ट क्लास के, वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। कुछ परक्विजिट थोड़े से बचे हुए हैं, एकदम छोटे मोटे, और उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट हैं। आज उसके ऊपर भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। फ्लैट इक्विटी शेयर का है, मूवेबल एसेट्स वाला है, कार वाला है, ये दो तीन हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग होप सो तैयारी अच्छी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो मैंने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बच्चों के डाउट्स आते हैं, फ्रिक्वेंटली डाउट आते हैं, तो उससे पता चलता है कि आप लोग यूज तो कर रहे हो उस मटेरियल को जो मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया है। जो मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया है वो पाइलअप है, या फिर कहूं पूरी की पूरी कंपाइलेशन है किस चीज की, पास्ट में जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस की वो पूरी की पूरी कंपाइलेशन है। एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस भी उसमें इनकॉर्पोरेट है। ठीक है, तो आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और चलो, जो कल हमने पढ़ा था एज ए रीति रिवाज हमारा जो है, वो आज हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। फटाफट नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल। आज तारीख है 10th या हाँ जी 10th ऑफ फेब 2024। ठीक है, ठीक है सर। चलिए सब, तो कल जो जो हमने पढ़ा था एक बार फटाफट उसको रिवाइज करते हैं। कल हम लोगों ने शुरुआत की थी मेडिकल फैसिलिटी से। मेडिकल फैसिलिटी में हम लोगों ने देखा था कि आप मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में प्रोवाइड करते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंडिया में प्रोवाइड करते हैं तो कुछ केसेस में एग्जम्पशन थी, कुछ केसेस में मेडिकल फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को तो वो परक्विजिट नहीं मानी जाएगी। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं? अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, अगर वो हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, उसमें मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल है, या प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है अपने एम्प्लॉइज के लिए, या फिर ऐसा कोई हॉस्पिटल है जिसमें प्रिस्क्राइब्ड डिजीज का ट्रीटमेंट होता है और वो हॉस्पिटल अप्रूव्ड है पीसीसी सीसी से, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर से। और एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड 19, अगर आप कोविड 19 से रिलेटेड कोई भी इलनेस ठीक कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वो क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। उसके अलावा अगर आप कोई भी मेडिकल फैसिलिटी लेते हैं इंडिया में तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। अगर मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया है, तो अगर आप मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया लेते हैं तो आपको पहले वहां पर जाना पड़ेगा। दैट मींस आपका जहाज का किराया लगेगा, ट्रैवल का खर्चा होगा, वहां जाकर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है और प्लस रहने के लिए जगह चाहिए। मरीज कभी भी अकेला नहीं जा सकता, दो इंसान, एक इंसान उसके साथ में चाहिए, वन अटेंडेंट भी चाहिए। तो जो मरीज की फैसिलिटी होगी, साथ में इलाज को छोड़ के रहना, आना जाना, खाना पीना, ये सारे अटेंडेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ट्रैवल के लिए उन्होंने बोला अगर आप कॉस्ट ऑफ ट्रैवल देख रहे हैं तो हम आपकी जीटीआई चेक करेंगे। अगर आप कॉस्ट ऑफ ट्रैवल देख रहे हैं तो हम आपकी जीटीआई चेक करेंगे। जीटीआई आपकी 2 लाख से कम होनी चाहिए या 2 लाख के इक्वल होनी चाहिए। 2 लाख या 2 लाख से कम होनी चाहिए आपकी जीटीआई, तब जाकर ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। अगर मैं बात करूं मेडिकल ट्रीटमेंट की या कॉस्ट ऑफ स्टे की, वन अटेंडेंट अलाउड होगा। तो ये कितना अलाउड होगा? जितना भी आरबीआई परमिट करेगी उतना ये अलाउड हो जाएगा। फैमिली के में किसको मानते हैं सर? फैमिली में मेडिकल फैसिलिटीज, देखिए जी, मेडिकल फैसिलिटी में भी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ द फैमिली। फैमिली का मतलब है स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर डिपेंडेंट होने चाहिए। बच्चे, अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों चलेंगे, मैरिड अनमैरिड दोनों चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, अप्रूव्ड स्कीम सीजी आईआरडीए, नॉट टैक्सेबल। फिक्स मेडिकल अलाउंस ऑलवेज टैक्सेबल। इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कर रहे थे, कंसेशनल लोन, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पर लोन देता है, मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कम रेट पर लोन दे रहा है, तो पैसे का ना जाना भी आना होता है। तो आप लोग क्या करेंगे? जो भी डिफरेंशियल रेट होगा आप किससे कंपेयर कराएंगे सर?
जिस भी साल में लोन दिया उस साल की फर्स्ट डे का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, किसका, एसबीआई बैंक का, लेना बैंक का, देना बैंक का, यस बैंक का, कौन से, आईसीआईसी बैंक का, किस बैंक का, सर एसबीआई बैंक का, एसबीआई बैंक का फर्स्ट डे का इंटरेस्ट रेट लेंगे, कंपेयर करवाएंगे एम्प्लॉयर ने कितना दिया, अगर उस रेट से कम दिया होगा तो जो भी डिफरेंशिएट होगा हम उससे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकाल लेंगे, दैट मींस परक्विजिट की कैलकुलेशन निकाल लेंगे। जो डिफरेंशियल इंटरेस्ट है किस अमाउंट पर निकालोगे, किस अमाउंट पर, सर महीने की आखिरी तारीख, महीने की आखिरी तारीख पर जो भी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उससे हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। कुछ इसमें एक्सेप्शन भी थी कि अगर आप 20,000 रुपए तक का भी लोन देते हो, 20,000 तक का लोन देते हो तो उस केस में हम परक्विजिट वैल्यू नहीं मानेंगे, या फिर जो आप लोन दे रहे हो वो प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए है, प्रिस्क्राइब डिजीज में कैंसर, ट्यूबरलियोसिस वगैरह बीमारियां आती हैं। अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, हाँ जी, अपने एम्प्लॉइज को लोन देती है तो उस केस में वो डीम डिविडेंड माना जाएगा 222E में। फैसिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन, इस केस में क्या था, इस केस में ये था कि जितना भी आप खर्चा करेंगे, जितना भी आप खर्चा करेंगे, फैसिलिटी अगर यूनिफॉर्मली सारे एम्प्लॉइज को दी जा रही है तो प्रोपोर्शनेटली बांट लेना, अगर फैसिलिटीज कुछ एम्प्लॉइज को दी जा रही है तो जो उस फील्ड में एजेंसीज हैं, जो अदर एजेंसीज हैं, उनका जो रेट है वो कंपेयर करवा लेंगे। अगर कोई ऑफिशियल टूर पर जा रहा है और अपनी फैमिली को लेकर जा रहा है तो फैमिली की वैल्यू भी परक्विजिट में ऐड हो जाएगी। अगर कोई ऑफिस टूर पर जा रहा है 1 हफ्ते के लिए, वो 10 दिन के लिए रुक गया तो 3 दिन का खर्चा भी उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा डेज के लिए अगर रुका तो वो भी परक्विजिट का पार्ट माना जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन में क्या था, सर अगर आप जर्नी कर रहे हैं किससे, एयर से, मतलब हवाई जहाज से अगर आप जा रहे हैं तो आपको इकोनॉमी क्लास तक एग्जेम्प्ट है, और अगर आप रेल से जा रहे हैं तो फर्स्ट एसी क्लास तक एग्जेम्प्ट है। अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर रेल कनेक्ट नहीं है तो उस केस में अगर रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उस केस में फर्स्ट एसी डिलक्स क्लास बस का हम फेयर देखेंगे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो हम लुक वाइज डिस्टेंस वगैरह सिमिलर चेक कर लेंगे और एसी फर्स्ट क्लास रेल का चेक करेंगे टिकट। हाँ जी, कितनी जर्नीज अलाउड है, सर 4 साल का ब्लॉक होता है, 4 साल के ब्लॉक में आप 2 जर्नी आपको अलाउड होती है। अगर आप एक जर्नी नहीं ले पाए तो आप एक जर्नी, सिर्फ एक जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में ही आपको अवेल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हो जाएगा लैप्स। कितने बच्चों तक अलाउड है, सर मैक्सिमम 2 बच्चों तक अलाउड है। 1 अक्टूबर 1998 के बाद, उस दिन या उसके बाद 2 बच्चों तक अलाउड, उससे पहले कितने भी बच्चे, अरे अच्छे। इंडिया में ही एग्जेम्पशन मिलेगी, अगर आप इंडिया में जाओगे तो फर्स्ट लाइन लिखिए, एग्जेम्पशन ओनली अगर आप इंडिया में जाते हो विद फैमिली। आपको टैक्सी का, लॉजिंग चार्ज वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह, बोर्डिंग चार्ज, ये कुछ भी अलाउड नहीं होता है इसमें। कैरी फॉरवर्ड ऑफ एग्जेम्पशन मैंने आपको समझा दी। गिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप कैश में किसी को गिफ्ट देते हो तो उसकी सारी की सारी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी, फुल्ली टैक्सेबल, किसके, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में। और अगर आप काइंड में गिफ्ट देते हैं तो हमेशा ध्यान रखना 5,000 रुपीज तक की छूट है, 5,000 रुपीज तक की छूट है, 5,000 से ऊपर वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स थे, अलग अलग विचार थे। कुछ विचार ये कहते थे कि आप, अगर आपको लेट से मान लीजिए 12,000 का कोई गिफ्ट मिला है काइंड में, तो उसमें से 5,000 माइनस कर दीजिए, 7,000 टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे कहते हैं 12 का 12,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पॉसिबल है, इंस्टीट्यूट भी आपका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सॉल्व करता है। मोबाइल फोन, टेलीफोन का अगर आप कोई भी अलाउंस लेते हैं तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, उसमें कोई छूट नहीं होगी आपकी। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट है तो एक्चुअल कॉस्ट जो भी एम्प्लॉयर को पड़ेगी वो आपकी कॉस्ट परक्विजिट मान ली जाएगी। लंच, टिफिन, फूड, नॉन अल्कोहलिक ब्रीवरेज, लंच, फूड, टिफिन, नॉन अल्कोहलिक ब्रीवरेज, देखिए मेरी बात समझिए, अगर आप कोई भी टी स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई परक्विजिट नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मील प्रोवाइड कर रहे हैं और वो मील 50 रुपए से ज्यादा एक्सीड 50 रुपीज, तो उस केस में 50 रुपीज तक हटा देंगे, बाकी का जो भी बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर किया है बदले में 10 रुपए थाली, तो वो 10 रुपए भी हम माइनस करके चलेंगे। फूड और ब्रिवरेज अगर प्रोवाइड की जा रही हैं किसी भी रिमोट एरिया में या ऑफशोर एरिया में, तो उस केस में वो एग्जेम्पशन
में आएगा, मतलब उसको प्रीक्विजिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं ऑफिस पर्पज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल्ली ऑफिस पर्पज के लिए यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फुल्ली ऑफिस पर्पज के लिए यूज ना करके रेजिडेंशियल पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हैं तो उस केस में जो भी बिल आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। क्लब एक्सपेंडिचर, अगर आप क्लब, आपका एम्प्लॉयर आपको क्लब की फैसिलिटी भी दे रहा है, क्लब की फैसिलिटी भी दे रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इनिशियल मेंबरशिप फीस है, इनिशियल मेंबरशिप फीस है तो वो एग्जेम्प्ट है, वो परक्विजिट के पार्ट नहीं बनती। हाँ जी, बात समझ रहे हैं? हाँ सर, बात समझ रहे हैं। आगे चलें? हाँ सर, चल सकते हैं। क्लब का भी वही क्रेडिट कार्ड की तरह है, अगर आप ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज करेंगे तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, अगर आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हैं तो परक्विजिट माना जाएगा। फ्री कंसेशनल टिकट, फ्री कंसेशनल टिकट में क्या था? फ्री कंसेशनल टिकट में ये था कि आपका एम्प्लॉयर या तो गुड्स भेजता है या इंसान भेजता है, उसका काम ही ये है। तो उस केस में अगर आपको कोई भी फ्री या कंसेशनल टिकट दी गई है आपके भेजने के लिए या गुड्स के भेजने के लिए, तो उस केस में हम देखेंगे कि वो नॉर्मल पब्लिक से क्या पैसे ले रहा है। ध्यान देना इस वाले पॉइंट पे। वैल्यू एट विच सच बेनिफिट और एमनिटी इज ऑफर्ड बाय सच एम्प्लॉय टू द पब्लिक। ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ना। इन केस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एयरलाइन एंड रेलवे नॉट टैक्सेबल, एयरलाइन एंड रेलवे का अगर आप फ्री कंसेशनल टिकट है तो वो टैक्सेबिलिटी में नहीं आएगा। चलिए जी, आज हम अपनी शुरुआत करते हैं क्लास की यहां से। परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल एसेट्स, परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। जब भी आप कुछ भी पढ़ो, बुक का है पेज नंबर ये, हाँ जी, बुक का पेज नंबर है 5.18, 5.18। एक बात ध्यान रखा करो, जब भी आप कुछ पढ़ो तो वो हमेशा पूरा मन लगा के, पूरा फोकस्ड होकर पढ़ा करो। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। इसमें क्या है? यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, ध्यान देना। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, बेचा नहीं है। और जबकि अगले पॉइंट में क्या है? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। ध्यान से समझो इस दोनों पॉइंट्स को। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए कुछ ऐसा सामान दे रहा है जिसको वो कहता है कि आप चाहो इसको यूज कर सकते हो, फॉर टेक एन एग्जांपल बाइक। आपका एम्प्लॉयर है, उसकी एक बड़ी कंपनी है, वहां पर बाइक्स खड़ी थी, आने जाने के लिए कंपनी का कोई छोटा मोटा काम है, कोई दुकान तक जाना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए कंपनी ने बाइक रखी हुई है। अगर वो एम्प्लॉयर आपको बाइक दे देता है कि जाओ और घर ले जाकर यूज करो, बात समझना, अगर वो एम्प्लॉयर आपको बाइक दे देता है कि जाओ और घर जाकर यूज करो, तो उस केस में परक्विजिट की वैल्यू आएगी, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहा है, कुछ चीजें यूज करने के लिए दे रहा है। या फिर कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय के घर पर लैपटॉप नहीं होता, उसका बच्चा क्लासेस लेता है और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप दे देता जिससे एम्प्लॉय का बच्चा क्लास लेता है। दैट मीन्स अगर आप कोई भी मूवेबल एसेट, मूवेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है। अब वो बिल्डिंग तो नहीं दे सकता, कई जनरेटर ऐसे रहते हैं जो मूवेबल नहीं होते हैं, कई फर्नीचर ऐसे होते हैं जो वहां पर फिक्स होते हैं, वो कभी भी मूव नहीं होते, तो उनकी बात नहीं करके चल रहे हैं, ये ऐसी एसेट्स की बात करके चल रहे हैं जो मूवेबल हैं और वो यूज के लिए दिया है, सेल के लिए नहीं दिया है, यूज, सिर्फ भैया जाओ और यूज करो। तो उस केस में परक्विजिट की क्या वैल्यू होगी? वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज डिटरमाइंड एज फॉलोज, लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर देता है तो उस केस में परक्विजिट की वैल्यू हो जाएगी नील। देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो एम्प्लॉयर भी सोचता है यार अपने एम्प्लॉइज को मैं लैपटॉप दे दूं उनके बच्चों के लिए, जो ऑफिस में पड़े थे खराब, बच्चे यूज कर लेंगे, क्लास वगैरह ले लेंगे, गेम खेल लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं।
अदर मूवेबल एसेट्स, अगर अदर मूवेबल एसेट्स की बात करूं तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, जैसे मेरे एग्जांपल में था बाइक। अगर बाइक एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉय उसको घर ले गया, बच्चे को बड़ी पसंद आई बाइक, उसके एम्प्लॉय के बच्चे को, वो बोला पापा यही बाइक रख लेते हैं हम। बाइक किसकी? बाइक किसकी? सर एम्प्लॉयर की। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आई, एम्प्लॉयर भी नहीं माना। एम्प्लॉयर बोला चल ठीक है, तेरे बच्चे को अच्छा लग रहा है, तो इस बाइक को घर ले जाया कर, यूज कर लिया अगर, ठीक है, लेकिन मैं बेचूंगा नहीं। हाँ जी, उस केस में क्या होगा? 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, या फिर अगर रेंट पर ले रखी है तो हायर या रेंट चार्जेस। हाँ जी, बात समझो। 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, या फिर हायर या रेंट चार्जेस, ठीक है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज ऑफ नॉट रिक्वायर्ड, इवन यूज ऑफ एसेट्स फॉर पार्ट ऑफ द ईयर विल बी परक्विजिट। बात समझ आई? अगर आप 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, पूरा साल भी यूज नहीं करते, तब भी परक्विजिट की वैल्यू आएगी। फोकस्ड, बी फोकस्ड, मैंने यहाँ पर कोई भी एसेट ट्रांसफर नहीं किए, सिर्फ यूज करने के लिए दी थी। अगर यूज करने के लिए दी थी और वो एसेट्स लैपटॉप्स है एंड कंप्यूटर्स है, तो परक्विजिट की वैल्यू हो जाएगी 0, निल। अगर उसके अलावा कोई भी एसेट्स है तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, या फिर अगर उसने भी हायर रेंट पर ले रखी हैं, तो वो रेंट और हायर चार्जेस जो भी पे करेगा वो उसकी परक्विजिट की वैल्यू होगी मूवेबल एसेट्स की। ठीक है सर। चलो इसका एक क्वेश्चन करेंगे अभी। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स एट डिस्काउंटेड या फिर नॉमिनल प्राइस। ट्रांसफर शब्द है, ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब ये नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफर का मतलब है कि ओनरशिप चेंज हो गई, बेच दिया। जब आप कैपिटल गेन पढ़ेंगे मेरे साथ, वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर का मतलब है कि आपने 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 वो एसेट बेच दी अपने एम्प्लॉय को। बेच दोगे तो जाहिर सी बात है मार्केट रेट पर तो बेचोगे नहीं, आप उसको कम रेट पर बेचोगे। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, परक्विजिट की वैल्यू क्या होगी? परक्विजिट की वैल्यू होगी कि जो भी मेरी डब्ल्यूडीवी आएगी, वो मेरी परक्विजिट की वैल्यू होगी। डब्ल्यूडीवी कैसे आएगी? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस माइनस डेप्रिसिएशन, आपका क्या निकल के आ जाएगा? डब्ल्यूडीवी। तो 3 कंडीशंस हैं इसके लिए। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो मूवेबल एसेट्स एट डिस्काउंटेड और नॉमिनल प्राइस, आपने काफी मात्रा में डिस्काउंट दिया, या बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर, चलो यार ये चीज इतने में ले जाओ, बहुत सस्ते में दे दिया माल अपने एम्प्लॉइज को, तो उस केस में परक्विजिट की वैल्यू निकल कर आएगी। चलो 3 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। सेल कंसीडरेशन पेड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने उस एसेट्स के लिए सेल कंसीडरेशन पे किया हो। डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड ओनली इफ एसेट्स हैज बीन यूज्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर बिजनेस पर्पस। एम्प्लॉयर ने वो एसेट्स, कौन सी एसेट्स? जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी, सेल कर दी, तो एम्प्लॉयर ने वो एसेट्स अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज की हो, तभी जाकर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। बाई चांस मान लो कोई ऐसी एसेट्स थी जो डेप्रिसिएशन बिजनेस पर्पस के लिए यूज ही नहीं हुई, तो उस केस में डेप्रिसिएशन हम माइनस नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करने का रीजन ही ये है कि ताकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट सामने आए, क्योंकि अगर आप बिजनेस में यूज करोगे, वियर एंड टियर होगा एसेट्स का, मतलब कभी गिरेगी, कभी टूटेगी, कभी रगड़े जाएगी, कभी वो होगा, तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू में कमी आती रहेगी। इसलिए उसने पॉइंट रखा कि डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड ओनली इफ एसेट्स हैज बीन यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर बिजनेस पर्पस। Depreciation is deductible on completed years of use only. Fraction of the years इग्नोर करके चलना है, ध्यान देना जी। अभी ध्यान देना बच्चे मेरे, यहां पर क्या लिखा था सर? ये सिर्फ यूज का था, और ये क्या है सर? ट्रांसफर का है। तो यूज वाले केस में कैलकुलेटेड कंप्लीट ईयर इज नॉट रिक्वायर्ड, इवन उससे कम होगा वो भी पूरा साल माना जाएगा। जबकि ट्रांसफर वाले केस में डेप्रिसिएशन डिडक्टेबल फॉर कंप्लीटेड यूज ऑफ ईयर्स ओनली। फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स इग्नोर कर देना है फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स इग्नोर कर देना है।
जब आप कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद रहे हो अपने एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर से, बाई चांस मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, कोई सिस्टम आया था आपके पास, वो कई सालों तक आपके पास रहा, आपने क्या बोला अपने एम्प्लॉयर को, मालिक ये वाला कंप्यूटर ना मुझे बड़ा पसंद है, मेरा बच्चा है घर पे गेम खेल लेगा घर पे, तो आप मुझे ये कंप्यूटर ट्रांसफर कर दो, यूज के लिए नहीं, ट्रांसफर सेल कर दो। तो उस केस में जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसमें से 50% और WDV ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज, जो जो साल उस बच्चे ने कंप्लीट ऑफिस में जो जो साल कंप्लीट हुआ है, वो साल हम 50% से WDV के वैल्यू निकालते हुए उसकी एसेट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। मोटर कार के केस में यही रेट 20% कर दिया गया, 20% ऑफ WDV ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज एंड एनी अदर एसेट्स 10% ऑफ द ऑन SLM फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। दैट मीन्स अगर आपका कोई कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो उस केस में 50% ऑफ WDV ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज, मोटर कार है तो 20% और एनी अदर एसेट्स है तो 10%। इलेक्ट्रॉनिक आइटम डज नॉट इंक्लूड हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम डज नॉट इंक्लूड हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, वो कह रहा है हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। हाँ जी, फटाफट एक बार जरा खुद से रीड करो, खुद से रीड करो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब यहाँ पर किस चीज से है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ऐसी चीजें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आती हैं। यूपीएस हो गया। परक्विजिट की वैल्यू क्या आएगी, सब परक्विजिट की वैल्यू आएगी WDV। परक्विजिट इज इक्वल टू WDV। WDV आप कैसे निकालेंगे, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। इसने तीन रेट बताए कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लेकिन सर आपने तो अभी तो कहा था लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स नील होगा, वो यूज के केस में होगा। किसके केस में, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, सिर्फ ओनरशिप चेंज नहीं हुई है, सिर्फ चलो ठीक है लैपटॉप घर ले गया एम्प्लॉय, अगले दिन फिर ले आएगा, फिर लेगा, फिर ले आएगा, तो यूज 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 की बात हो रही। जबकि इसमें क्या है, इसमें ओनरशिप चेंज हो रही है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स एट डिस्काउंटेड या नॉमिनल प्राइस। तो इसमें कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का 50% ऑफ WDV एंड मोटर कार का 20% ऑफ WDV एंड एनी अदर एसेट्स का 10% ऑन SLM। SLM दो में WDV है, एक में SLM है, दो में WDV है, एक में SLM है। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 50% ऑन WDV ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज, motor car 20% on WDV of each completed year of usage, any other assets 10% on SLM for each completed year of usage। दिमाग में बैठाओ एक बार फटाफट इसको जल्दी से। हाँ जी, बात समझ आई। हाँ सर, एक क्वेश्चन करो फिर और अच्छे से क्लियर की आएगी।
क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट फॉर द फॉलोइंग ईयर्स असेसमेंट ईयर 24-25। खुद से करना, खुद से, तब मजा आएगा, खुद से करना। हाँ जी, ट्राई किया, फटाफट ट्राई करो। पहले जो जो मैंने पढ़ाया है उसी से आप सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। जितना हो सके उतना खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। सॉल्व ऑल क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम योर साइड। तीनों का अलग अलग सॉल्व करना है। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी, इतना टाइम नहीं होता इस क्वेश्चन में। चलें जी, मैं सॉल्व कर रहा हूं फिर, अगर आपसे नहीं हो रहा तो। दो मिनट और हैं आपके पास। फटाफट इसको सॉल्व कर लो। तीनों के तीनों दे रखे हैं इसमें। हाँ जी, कार भी है, कंप्यूटर भी है, फ्रिज भी है। कार भी है, कंप्यूटर भी है, फ्रिज भी है। बस ये देखना है कि वो यूज कर रहा है या उसने ट्रांसफर कर दिया। वो यूज कर रहा है या उसने ट्रांसफर कर दिया, बस ये देख लेना। फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। Mr. X is given a laptop. Mr. X given a laptop.
हाँ जी। हाँ जी, देखिए, आइए फटाफट एक बार। सबसे पहले मिस्टर एक्स इज गिवन ए लैपटॉप बाय इज एम्प्लॉयर फॉर यूजिंग शब्द क्या है? शब्द देखो, find out the taxable value of perquisite in the following cases for assessment year 24-25. Mr. X is given a laptop for by his employer for using of its private purpose. Cost of the laptop is 96,000. आपको क्या लगता है अगर वो यूजिंग वाला वर्ड दिया उसने उसने क्या बोला? यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? यूज। और यूज में अगर लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स आते हैं तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्या होगा? निल। कोई डाउट? नो सर। On 18th of October, the company gave its music system to Mr. X. Music system. जब हमने for domestic use, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। ध्यान देना जी, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो ये ऊपर वाले केस में है। हाँ सर। एनी अदर एसेट्स में है, म्यूजिक सिस्टम अदर मूवेबल एसेट्स में आ जाएगा तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट डब्ल्यूडीवी की नहीं, एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ द म्यूजिक सिस्टम टू द एम्प्लॉयर इज 30,000, तो इसका 10% ले लेंगे। हाँ सर। दो में कोई दिक्कत है? अभी तक मैंने जो पढ़ाया था क्या वहीं से है या अलग से है? सर जो पढ़ाया था उस वहीं से है। चलो, द एम्प्लॉयर सेल्स द फॉलोइंग एसेट्स। क्या वर्ड आ गया? सेल्स। एक ही क्वेश्चन में उसने दोनों कॉन्सेप्ट आपके चेक कर लिए। वो कभी सेल बोल देगा, कभी यूज बोल देगा। आपको चेक करना है, ये नहीं कि लैपटॉप देखा सीधा 50% ऑफ डब्ल्यूडीवी लगा दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। कई बार लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स के लिए निल भी है और कई बार कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए 50% ऑफ डब्ल्यूडीवी हर साल माइनस करते रहेंगे। दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले में आप नंबर ऑफ फ्रैक्शन में ईयर होगा तो आप उसको कंप्लीट मान लेंगे, जबकि दूसरे वाले में मतलब जिसमें सेल करते हैं, सेल करते हैं, उस केस में आपका कंप्लीटेड ईयर होना चाहिए। यस और नो? यस सर। द एम्प्लॉयर सेल द फॉलोइंग एसेट्स टू द एम्प्लॉय ऑन 1st of January 24। एसेट्स सोल्ड, कार बेच दी, कंप्यूटर बेच दिया, फ्रिज बेच दिया। तो कार का कितना आएगा, कंप्यूटर का कितना आएगा और फ्रिज का कितना आएगा? फटाफट बोलो सर। कार का 20% ऑफ डब्ल्यूडीवी, कंप्यूटर का 50% ऑफ डब्ल्यूडीवी, फ्रिज अदर एसेट्स में आ जाएगा तो ये आ जाएगा कितना? हाँ जी, अदर एसेट्स में कितना आ जाएगा सर? फ्रिज अदर एसेट्स में आ जाएगा 10% ऑफ SLM। क्या क्या मैसेज करते रहते हैं बच्चे। हाँ जी सौरभ, रीचेक कर इसको एक बार, क्या भेजा ये? वो गलत आया है, उसको रीचेक करके भेज। ठीक है, ठीक। चलिए जी, कार के लिए, कंप्यूटर के लिए और फ्रिज के लिए। कार के लिए कितना? 20% ऑफ डब्ल्यूडीवी। कंप्यूटर के लिए 50% ऑफ डब्ल्यूडीवी। फ्रिज के लिए कितना? 10%। लेकिन डब्ल्यूडीवी नहीं, एसएलएम बेसिस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। आओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे फटाफट एक बार। हाँ जी, पहली दफा, एक नंबर, लैपटॉप दिया है एम्प्लॉयर ने यूजिंग प्राइवेट पर्पज के लिए। लैपटॉप इन केस ऑफ यूजिंग ऑफ लैपटॉप there is no perquisite
एज पर इनकम टैक्स लॉज, हाँ सर, नॉट ए टैक्सेबल परक्विजिट। चलो उससे आगे क्या है, कंपनी गिव म्यूजिक सिस्टम टू मिस्टर एक्स फॉर डोमेस्टिक यूज, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। ओनरशिप अगर ट्रांसफर नहीं की है, ओनरशिप अगर ट्रांसफर नहीं की है, कब दिया है, कब दिया है, ध्यान दो सर, 18th ऑफ अक्टूबर 2023 को, 18th ऑफ अक्टूबर 2023 को क्या दिया है, म्यूजिक सिस्टम यूज करने के लिए दिया है। इधर आओ, अगर लैपटॉप यूज करने के लिए देता, ध्यान दो ध्यान दो, अगर लैपटॉप यूज करने के लिए देता तो नील, वो तो हमने ले लिया, लेकिन अदर मूवेबल एसेट्स, मूविंग सिस्टम, मूवेबल एसेट्स में आ गई, हाँ सर, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। नंबर 2, इन केस ऑफ यूजिंग ऑफ, आज तो राइटिंग बहुत खराब आ रही है यार, इन केस ऑफ यूजिंग ऑफ म्यूजिक सिस्टम, इन केस ऑफ यूजिंग ऑफ म्यूजिक सिस्टम, उस केस में क्या होगा सर, म्यूजिक सिस्टम के केस में हम लोग 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट कितना है सर, एक्चुअल कॉस्ट है मेरी 30,000, 30,000 का 10% कितना हो जाएगा सर, 3,000, 3,000, ठीक है। लेकिन 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 जब यूज की बात आई, मूवेबल एसेट्स, यही डिफरेंस है दोस्त, इसीलिए बच्चा इन वाले क्वेश्चंस में हमेशा मार खाता है, इसको इंपोर्टेंट मार्क लिखना। क्यों, क्योंकि इसमें सेल भी दे दी और यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में दे दिया। बच्चा या तो रेट में गलती कर देगा या नंबर ऑफ डेज में गलती कर देगा, क्योंकि यूज वाले केस में हमें पूरा साल कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था आपको, कंप्लीटेड ईयर, ध्यान दो, completed year of use is not required, even use of assets for part of the year will be perquisite। क्या लिखा है, अगर आप यूज कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ द ईयर भी हम कंसीडर करके चलेंगे। 18th ऑफ अक्टूबर, हाँ जी, कैल्सी निकाल लो, डेज निकालने के लिए, कहां गया मेरा कैल्सी, मेरा कैल्सी कहां गया, सौरभ कैल्सी देना एक बार, मेरा कैल्सी कहां गया, अभी आ जाएगा। 18th ऑफ अक्टूबर से और 31st मार्च 24 तक उसने यूज किया होगा, 31st मार्च तक उसने यूज किया होगा, फटाफट देखो एक बार, फटाफट देखो, ठीक, हाँ जी, 31st मार्च तक यूज किया होगा, 18th ऑफ अक्टूबर से ले लेंगे, फटाफट नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करो। सर अक्टूबर के कितना दिन उसने यूज किया होगा, सर अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, 31 माइनस 17, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कितना 29, और मार्च में कितना, मार्च में कितना, जल्दी बोलो सर, मार्च में हो जाएगा 31 डेज, 31 डेज, तो टोटल हो गए 166 डेज, टोटल हो गए 166 डेज। हाँ सर, अगर 166 डेज का है तो मैं क्या परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूं, यस और नो, जल्दी बोलो, क्या मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूं, हाँ सर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 3000 मल्टीप्लाई बाय 166 डिवाइडेड बाय 365 या 366, सर 366, ये आ गया 1361 रुपया, 1361, 1361 कैसे आया सर, ये आ गया 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 166 डिवाइडेड बाय 366, आंसर इज 1361, 1361।
हाँ जी 1361, दो कंप्लीट हुए। हाँ सर थर्ड पे आओ। द एम्प्लॉयर सेल्स द फॉलोइंग एसेट्स। अब मेरा यूज वाला पार्ट हो गया खत्म, ये वाला पार्ट हो गया खत्म। अब मैं इस पर आऊंगा सेल पर। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या बताया था मैंने? सेल बताया था सर। ट्रांसफर का मतलब क्या बताया था सर? सेल बताया था। चलो क्या कहता है? कार, कंप्यूटर, फ्रिज, कार, कंप्यूटर, फ्रिज। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर? 8,50,000, 95,000 और 30,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। कितनी एसेट है अपने पास सर? 3 एसेट्स अपने पास, ठीक है 3 ब्लॉक बना लो। उसकी डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी। हाँ सर मुझे डब्ल्यूडीवी पर लेकर आना पड़ेगा, लेकिन अदर एसेट्स क्या हैं? एसएलएम पर ही हैं। चलो एसेट्स के नाम लिखो सबसे पहले। सर सबसे पहले था कार, कंप्यूटर और फ्रिज। कार, कंप्यूटर और फ्रिज, ठीक है सर। चलो सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स में क्या आएगा सर? कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टू एम्प्लॉयर, ये आ गई सर 8,50,000। 8,50,000 आ गई। हाँ जी। अरे भैया संदीप, हाँ जी आवाज कर रहे थे बाहर से, गलत बात। हमारी जो अदर टेक्निकल टीम है वो आवाज करती रहती है, तो उनको रोकना जरूरी। तो कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर कितना आ गया सर? 8,50,000, 95,000 और 30,000। 8,50,000, हाँ जी 30,000 और 95,000, 95,000 और 30,000। उल्टा बोल दिया सर आपने तो। ठीक है, खरीदा कब था सर? ये खरीदा था 21, 21, 21 में। 21, 21, 21 में। तो चलो सबसे पहली बात, फर्स्ट ईयर के लिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हाँ सर माइनस कर देंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन। और मैंने क्या बोला था? सेल के केस में कंप्लीटेड ईयर लेना है। ध्यान दो, ध्यान दो जी ध्यान दो। कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज ओनली, कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज ओनली, कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज ओनली। तो फटाफट एक बार देखेंगे। 14th ऑफ मई 2001 से लेकर आज तक, कब तक? 21। 14th ऑफ मई 21 से लेकर पूरा साल कंप्लीट कब होगा सर? 14th ऑफ मई 22 में ही। हाँ सर, तो 14th ऑफ मई 21 से लेकर 14th ऑफ मई 22 तक एक साल हो जाएगा कंप्लीट। हाँ सर। चलो जी, इसका कितना लेना है सर? 50% ऑफ डब्ल्यूडीवी। 50% किस केस में लेना है सर? 50% लेना कंप्यूटर के केस में, ठीक है। और इसके केस में कितना लेना है सर? 8,50,000 का 20%, ये लेना है 1,70,000। 1,70,000, 95,000 का हो गया 47,500, इतना ही होगा ना? यस सर। और फ्रिंज का हो गया 3,000, 10% एसएलएम बेसिस पर। यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ सर। बैलेंस क्या बचा और बैलेंस कब बचेगा सर? ये 14th बैलेंस, बैलेंस एज ऑन 14th ऑफ मई 22 को आप इसमें से माइनस करवाइए। 27,000 यहां पर बच गया। हाँ सर। यहां पर बच गया 47,500। हाँ सर। यहां पर बचेगा 8,50,000 माइनस 1,70,000, 6,80,000। यस और नो? यस सर। अब फिर माइनस करवाइए नॉर्मल डेप्रिसिएशन, कब से कब तक? ये हो जाएगा 15th ऑफ मई 22 से लेकर 15th ऑफ मई 23 तक। 15th ऑफ मई 22 से लेकर 15th ऑफ मई 23 तक। हाँ सर।
कार पे कितना है सर 20%, तो 6,80,000 का 20%, ये आ गया 1,36,000। हाँ सर 47,500 का कितना आ जाएगा सर, 50% ले लो इसमें, 47,500 का 50%, ये आ गया 23,750। हाँ सर, और यहाँ पर कितना होगा 3,000, क्यों, क्योंकि अदर एसेट्स में, समझना बात, फ्रिज वाले केस में, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, फ्रिज वाले केस में आप हमेशा 3,000 3,000 3,000 3,000 माइनस करके चलेंगे, क्योंकि क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, any other assets 10% on the SLM for each completed year of service। कंप्यूटर वगैरह पे क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर 50% ऑफ WDV, यहां पर SLM। बात समझ आई कि नहीं आई, यहां तक कोई दिक्कत? जो भी आप ओरिजिनल कॉस्ट थी एम्प्लॉयर की, उसमें से आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे पूरे साल का रेट, इसमें WDV लेंगे 20% पर, कंप्यूटर पर लेंगे 50% WDV, लेकिन फ्रिज एनी अदर एसेट्स में आ गया 10% पर SLM बेसिस पर। अगले साल का फिर माइनस करवा लेंगे। हाँ सर, क्या बैलेंस बचा? किसी बच्चे का सही आंसर निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला क्या है भाई? कोई बात नहीं, सही हम निकाल देंगे। चलो यहाँ पर हो जाएगा 23,750, यहाँ पर हो जाएगा 24,000, और यहाँ पर हो जाएगा 6,80,000 माइनस 1,36,000, ये आ गया 5,44,000। बैलेंस एज ऑन 14th या 15th ले सकते हो, कुछ भी ले लो, 14th 15th में 23। हाँ जी, इतना ही है कि नहीं है? हाँ सर, अब मुझे बताओ ये बिका कितने में है? सर ये 1/1/2024 को बेच दिया, लेकिन सर डेट तो यहाँ पर 14 मई 23 है, तो सर मैं क्या माइनस नहीं करूंगा? नहीं, उसने बोला था कंप्लीटेड ईयर के लिए ही माइनस करेंगे, कंप्लीटेड ईयर के लिए ही माइनस करेंगे, तो सर यहाँ पर जो गैप है वो लैप्स हो जाएगा। 14 मई 23 से लेकर 1 जनवरी 24 को सेल किया था, 1 जनवरी 24 को सेल किया था। द एम्प्लॉयर सेल द फॉलोइंग एसेट्स टू द एम्प्लॉय ऑन 1 जनवरी 24, ये टाइम पीरियड लैप्स हो जाएगा। पूरा साल कंप्लीट होता तो ही मैं लेता, अदरवाइज नहीं लूंगा। कितने में सेल किया सर? 3,19,000 10,000, 3,19,000 10,000 सेल प्राइस। लास्ट में क्या निकलेगा सर? परक्विजिट की वैल्यू निकल कर आएगी। परक्विजिट वैल्यू ये आ जाएगा 5 में से 3 गए 2, 2,44,000। हाँ सर, ये आ जाएगा कितना? 23,750 माइनस 19,000 4750। आप भी कोशिश किया करो, देखो जैसे मैं नीचे कैलसी रख दिया, आप भी एग्जाम में ऐसे ही चुपचाप ऐसे ही एक हाथ, अगर आप राइट हैंड से लिखते रहो और लेफ्ट हैंड से कैलसी की आदत डाल लो, ताकि आप भी एग्जाम में टाइम सेव कर पाओ। कैलकुलेशन में ये नहीं है एक बार इधर से उठाया इधर रखा, इधर से उठाया इधर रखा, ऐसे ऐसे। अब इधर भी रखोगे तो एक बार उठाओगे टिक टिक टिक, फिर उस पर लिखोगे, जबकि फटाफट इधर इधर चलता रहेगा, इधर इधर फटाफट लिखते रहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। 14,000 4750 ये क्या हो गया? ये परक्विजिट की वैल्यू हो गई। पूरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, जिसने नहीं उतारा फटाफट उतारो। दो ही चीजें थी इसमें, दो ही चीजें थी इस वाले कॉन्सेप्ट में। मूवेबल एसेट वो जब भी दे आपको, वो मूवेबल एसेट जब भी दे आपको, तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी है सर? हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि वो एसेट सेल हो रही है, वो एसेट सेल हो रही है या यूज हो रही है। अगर वो यूज हो रही है
तो हम कंप्लीटेड ईयर का कोई चक्कर नहीं है, मैं नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन कर दूंगा या कर दूंगी। और अगर वो सेल हो रही है तो मुझे कंप्लीटेड ईयर लेने की जरूरत है। अगर वो यूज हो रही है तो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि सेल हो रही है, सेल हो रही है तो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 50% ऑफ WDV लेकर चलते हैं। और कार के केस में 20% ऑफ WDV लेकर चलते हैं और एनी अदर एसेट्स में 10% ऑफ SLM लेकर चलते हैं। जबकि अगर कोई एसेट्स यूज हो रही है, यूज के लिए दी है, सेल नहीं की है, सिर्फ यूज के लिए दी है, तो कंप्यूटर वगैरह के लिए, कंप्यूटर लैपटॉप के लिए जो वैल्यू लूंगा परक्विजिट की वो लूंगा निल, और एनी अदर एसेट्स के लिए 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट में लेकर चलता हूं। आंसर देखते हैं एक बार। फ्री यूज ऑफ लैपटॉप इज नॉट, अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, मैंने आपको यहाँ कुछ और लिखवाया हुआ, इन केस ऑफ यूजिंग लैपटॉप देयर इज नो परक्विजिट एज पर इनकम टैक्स लॉ। इसने अलग लैंग्वेज अलग है लेकिन क्रक्स वही है। S10 प्रोवाइड, इसने पूरी राम कहानी लिख दी, मैंने सीधी सीधी कैलकुलेशन बता दी। 1361 1356 आ गया यहाँ पर आया कितना 1361। एक बार कैलसी दोबारा चेक कर ले। 30,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 166 डिवाइडेड बाय 366, 1361। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज फैब था तो फैब में यहाँ पर 66 कर लेना और यहाँ पर भी 366 दिन कर लेना। आंसर आपका 1361 आ जाएगा। 1361 हाँ जी 1361 आना चाहिए। ठीक है सर, चलो फटाफट देखो। अब नीचे आगे क्या दिया है सर, कार, कंप्यूटर, फ्रिज, टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट 2,44,000, अपना कितना है 244, 4750, 4750, 14,000। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये एकदम हमारा परफेक्ट है। फटाफट उतारो जिसने भी नहीं उतारा है, जिसने भी नहीं उतारा है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ डेज चेंज नहीं हुए थे, यहाँ पर ये डेज चेंज कर लेना, आंसर देख लेना। वो 165 लास्ट ईयर में 365 डेज थे, वो इसलिए रह गया, आप इसमें चेंज कर लेना। और एक चेंज और है, मैं अभी बता दूं, चलो इसको उतारो फिर मैं बताता हूं। फटाफट उतारो एक बार, फटाफट उतारिए। आइए आपका इंतजार था। उतार लिया? यस सर। चलो एक ही अपनी बुक्स में ना एक डायग्राम होगा आपका, डायग्राम है आपका, ये ना नो को यस कर लो यार, ये लास्ट टाइम भी नहीं बता पाया था मैं आपको। इस नो की जगह ना यस कर लो, इसको काट के, तभी एग्जाम्ट होगा ये। ठीक है ना, ये मिसप्रिंट है, इस नो को यस कर लेना। पेज नंबर 5.30, पेज नंबर 5.30 पे ये डायग्राम है, इसको यस कर लेना। दोनों में यस आएगा, इसमें भी यस, उसमें भी यस। चलिए जी, ठीक है सर। चलो कॉन्सेप्ट समझ में आया? जो जो एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं यही मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना छोटे छोटे पार्ट्स पर। पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस या ग्रुप पॉलिसीज, अगर आपकी एक्सीडेंट के लिए आपके एम्प्लॉयर ने कोई पॉलिसी करा रखी है और उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उस केस में कोई परक्विजिट नहीं होगी, उस केस में कोई परक्विजिट नहीं होगी। देयरफॉर प्रीमियम सो पेड विल नॉट बी अ टैक्सेबल परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा, अगर आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा तो उस केस में एम्प्लॉयर अपने आप को हेज कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है कोई भी कंपनसेशन फंड देने से। फॉर टेक एन एग्जांपल, अगर कोई भी एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम करता है मशीन में, तो कई बार आप देखोगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां हमारा घर है, तो वो बॉर्डर पर पड़ता है, मतलब दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर पड़ता है, तो हमारा घर हरियाणा की तरफ है। वहां पर क्या है कि भट्ठे बहुत हैं, ईंटों के भट्ठे, तो वहां पर बहुत सी लेबर काम करती है। तो कई बार क्या होता है कि वो भारी मात्रा में आग जलती है, उसमें ईंटें पकाई जाती हैं, कच्ची ईंटें होती है मिट्टी की, फिर उनको पकाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार कोई भी लेबर है वो भट्ठे के अंदर चली जाती गलती से, और वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। या फिर कई बार हाथ जल जाता है, कई बार पैर जल जाता है, तो ये कंपनसेशन होता है। फिर एम्प्लॉयर को, उस भट्ठे के मालिक को, उसको कंपनसेट करना पड़ता है। यहां पर क्या बोला उसने, उसने बोला, उस एम्प्लॉयर ने क्या किया, भट्ठे के मालिक ने, कि उसका क्या करवा दिया, इंश्योरेंस करवा दिया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो उस केस में सिर्फ आपने, एम्प्लॉयर वुड टेकिंग सच पॉलिसी इन देयर बिजनेस इंटरेस्ट ओनली, उसका बिजनेस इंटरेस्ट है, उसका बिजनेस इंटरेस्ट कैसे, अब उसको कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, सो एज टू इंडेमनिफाई देमसेल्फ फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन, तो उस केस में कोई परक्विजिट नहीं आएगी। लेकिन अगर एलआईसी का प्रीमियम पे कर दिया, या फैमिली मेंबर का, या तो एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर का, किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने, तो वो परक्विजिट हो जाएगी। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पे किया है फॉर एम्प्लॉय फैमिली मेंबर, वो एग्जेम्प्ट है। कहने का मतलब, अगर कोई एक्सीडेंटल, ध्यान देना, शरीर से रिलेटेड, अगर लाइफ एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगी, परक्विजिट मान लेंगे। लेकिन मेडिक्लेम है या कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी है, तो उसमें वो एग्जेम्प्ट होता है, वो परक्विजिट नहीं माना जाएगा, चाहे एम्प्लॉय का, चाहे उसके घर वालों का। रीड आउट करो फटाफट, फटाफट एक बार खुद से रीड आउट करो क्या लिखा है, आपके दिमाग में जाना बहुत जरूरी है। चलें आगे चलें, फटाफट देखो एक बार। आइए आपका इंतजार था, स्वेट इक्विटी शेयर इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। वो कहता है परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ, आईआरओ का मतलब होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब आप बच्चे बड़े हो गए हो तो ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म देखा करो, स्वेट इक्विटी शेयर या ईसॉप। ईसॉप का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, स्वेट का मतलब पसीना, इक्विटी शेयर खून पसीने की कमाई के शेयर। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है, देखो स्वेट इक्विटी शेयर जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, स्वेट इक्विटी शेयर जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तो उस केस में होता क्या है, एम्प्लॉयर की कॉस्ट बच जाती है। सर कैसे बच जाती है, फॉर टेक एन एग्जांपल, विप्रो है या इन्फोसिस है या टीसीएस है या रिलायंस है या टाटा है, ये लोग अगर मार्केट में अपने शेयर इशू करते हैं, बात समझना ध्यान से, आप लॉजिकली सोचा करो, यू विल बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन कमिंग ईयर्स, तो लॉजिकली सोचा करो ये लोग ऐसा करते क्यों है। अब आज तक आपको, या फिर अभी भी लॉ में आपको ये पढ़ाया गया होगा स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में, ये फाउंडेशन में पढ़ाया गया होगा, इंटर में पढ़ाया गया होगा, कि स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय ने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, इसलिए एम्प्लॉयर
उसको खुश होकर उसकी मेहनत से, उसकी खून पसीने की कमाई के लिए उसको स्वेट इक्विटी शेयर दिए जा रहे कम रेट पर। ये शेयर्स ऑब्वियसली कम रेट पर दिए जाते हैं एज कंपेयर टू मार्केट रेट अपने ही एम्प्लॉइज को। तो वफादारी का फायदा मिला एम्प्लॉय को, उसने इतने साल मेहनत की इसलिए उसके बदले में उसको स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाए। कुछ नहीं है ऐसा, उसके पीछे का लॉजिक समझो कि एम्प्लॉयर जब ये शेयर इशू करेगा एम्प्लॉय को, अगर वो मार्केट में करता तो उसकी इशू कॉस्ट नहीं आती, अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता, इशू कॉस्ट देना पड़ता, प्रोस्पेक्टस छपवानी पड़ती, पता नहीं क्या 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 करवाने पड़ते। जबकि इसके इशू कॉस्ट सारी की सारी सेव हो जाएगी अपने ही एम्प्लॉय को देने पर, अपने ही एम्प्लॉय को देने पर उसकी इशू कॉस्ट सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इशू करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट एक अनाउंसमेंट करानी है कि रिलायंस अपने एम्प्लॉय को ई शॉप दे रही है, इशू कॉस्ट बची कि नहीं बची, एम्प्लॉयर भी डेढ़ जाना है, हल्का सा कम करके इशू कर देता है। एम्प्लॉय को लगता है कि यार मुझे सस्ते शेयर मिल गए, प्लस उसको एक और चीज दिखाई जाती कि अब तक आप लोग इस कंपनी के एम्प्लॉय थे, अब आप इस कंपनी के ओनर हैं, ये कंपनी आपकी है। एम्प्लॉय डबल मेहनत के साथ काम करता है, उसको लगता है कि जितना हम लोग एफर्ट डालकर इस कंपनी के लिए काम करेंगे उतने मुनाफे ज्यादा होंगे, जितने मुनाफे ज्यादा होंगे उतना हमें डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। समझ में आया? कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है यहां पर। लॉ के टीचर को लग रहा है कि हाँ यार कितना बढ़िया एफर्ट डलवाया, नहीं, एम्प्लॉयर की खुद की कॉस्टिंग कम हुई ना, उसकी इशू कॉस्ट बच गई, साथ में उसने एम्प्लॉय से डबल काम करवाया, मेहनत ज्यादा करवाई, वो ज्यादा एफर्ट डाल के काम करेगा। पहले वो एम्प्लॉय थे, अब वो क्या होंगे, शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर मतलब ओनर है उस कंपनी के। हाँ जी, ठीक है जी सर। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर, आपको मतलब एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर क्या दे रहा है, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे शेयर्स एम्प्लॉयर इशू करता है अपने एम्प्लॉइज को एट ए लो कॉस्ट एज कंपेयर टू मार्केट। वो कहता है तुम मेरे एम्प्लॉय हो, तुम मेरे लिए काम करते हो, तो चलो तुम्हारी वफादारी का हम तुम्हें इनाम देते हैं और तुम्हें हम लोअर कॉस्ट पर शेयर्स इशू करते हैं। क्या करते हैं जी सर? लोअर कॉस्ट पर शेयर इशू करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सरकार वहां पर आ गई, तुमको मिला हमें भी चाहिए। सरकार क्या कह रही है? परक्विजिट, तुम्हें शेयर्स मिले कम दाम पर। क्यों मिले? क्योंकि तुम इसके एम्प्लॉय हो। तो हम इसमें परक्विजिट की वैल्यू निकालेंगे। एज सिंपल एज, परक्विजिट की वैल्यू कितनी होगी? मार्केट में अगर वो शेयर 130 रुपए का बिक रहा है और एम्प्लॉय को वो शेयर 100 रुपीज का मिला, तो 130 माइनस 100 रुपीज, 130 माइनस 100 रुपीज, 30 रुपीज पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर जितने भी मिले थे, परक्विजिट की वैल्यू आ गई। लो जी, खत्म, कॉन्सेप्ट ही इतना था। परक्विजिट, परक्विजिट क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्सरसाइज रेट माइनस एक्चुअल अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। Year of taxability, taxable in the year of allotment of share. Mr. X is employed in ABC Limited. Employer has issued 100 equity share to the employee for free on 1st of July 2022. Fair market value, इसको 23 कर लेना। Fair market value is 150 per share on the exercise rate. In this case, taxable amount will be 150 minus 0, क्योंकि उससे उसको किस में मिला था? फ्री में मिला था। ध्यान देना साहब, फ्री में मिला था। तो 150 का 150 इसको बेनिफिट हुआ है। हाँ सर, 1000 शेयर थे 1500 रुपए, तो 150 माइनस 0 जितना भी हो मल्टीप्लाई में 100 शेयर, तो 150 15,000 की इसकी परक्विजिट की वैल्यू आ जाएगी। 15,000 की इसकी परक्विजिट की वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? बोलिए, समझ में आया? 2 मिनट बिठाओ एक बार दिमाग में, खुद से बिठाओ दिमाग में फटाफट, फटाफट बिठाइए साहब, बिठाइए दिमाग में अपने।
हाँ जी। ठीक है, ठीक है जी। एक छोटा सा एग्जांपल लिखो इस बात पे, इसी बात पर एग्जांपल लिखो। जैसे मिस्टर जेके एम्प्लॉयड इन JKL लिमिटेड, द कंपनी issued 1,000 shares to Mr. JK at the rate 200 per share. Fair market value of the share is 350 per share. On allotment date, A, what will be taxable perquisite, and second is what will be the cost of acquisition if in future Mr. JK will sold the share. In case of subsequent sale of these shares by JK, what would be the cost? What would be the cost of acquisition? चलो जी सॉल्व करो फटाफट, आपके लिए टाइम है आपके पास गिनती के 2 मिनट। 2 मिनट का ही क्वेश्चन है, 2 मिनट का ही क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट का। फटाफट करो, सॉल्व करो एक बार जल्दी से।
हाँ जी कंप्लीट हुआ। बोलो बोलो फटाफट बोलो। इतना कुछ तो नहीं था, डायरेक्ट फेयर मार्केट वैल्यू में से आप माइनस करेंगे। हाँ जी चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट का आंसर, ए का आंसर क्या है सर? 200 पर शेयर था, 350 कितना शेयर थे? 1000 शेयर। तो 350 माइनस 200 इंटू में 1000 कितना हो गया जी सर? 150 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1,50,000। यस और नो? टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू बी, व्हाट विल बी द कॉस्ट अगर ये सब्सिक्वेंट में इसको सेल करते हैं तो? जल्दी बोलो सर। ऑब्वियसली इसमें कौन सा दिमाग लगाना था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर दीज शेयर्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसी क्यों आएगी? जल्दी बोलो फटाफट। कैपिटल गेन निकालने के लिए आगे चलकर इस पर क्या होगा? कैपिटल गेन। इसको कॉस्टिंग कितनी पड़ी है? जल्दी बोलो सर, इसको कॉस्टिंग कितनी पड़ी है? 200 रुपए तो इसने कंपनी को दे दिए। हाँ सर, 150 पर टैक्स भी तो दे दिया, तो टोटल 200 प्लस 150 350 हो जाएगा। रिमेंबर, याद करो, याद करो, 200 रुपए इसने कंपनी को दे दिए 350 के लिए, और 150 टैक्सेबल परक्विजिट है। हाँ जी, टैक्सेबल परक्विजिट है 1,50,000। हाँ सर, नहीं समझ आया? नहीं आया सर, चलो मैं बता देता हूँ। टैक्सेबल परक्विजिट कितनी है सर? 350 का आइटम इसको 200 रुपए में मिल गया, 350 का आइटम इसको 200 में मिल गया, दैट मींस 150 का फायदा हो गया इसको। मार्केट में जाता ये शेयर इसको मिलता 350 में, इसको कितने में मिल गया? 200 में। 150 का फायदा हुआ, 1000 शेयर थे, 1,50,000 पर इसको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल परक्विजिट। हाँ सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब इसको कॉस्ट बताओ कितनी पड़ी सर? 200 तो इसने कंपनी को दे दिए, दैट मींस 200 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 लाख रुपए तो इसने कंपनी को दे दिया, प्लस 1,50,000 पर इसने टैक्स दे दिया। टोटल कॉस्ट इसको कितनी पड़ेगी? 350। 350। हाँ जी, आइए जी। परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, वाटर सप्लाई, तो टैक्सेबल अमाउंट, एक्चुअल कॉस्ट जितनी भी एम्प्लॉयर को पड़ रही होगी वही होगी। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो परक्विजिट हो जाएगी कॉस्ट इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर पर यूनिट के हिसाब पर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह पर यूनिट में आती, तो पर यूनिट के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग आएगी। इफ अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर सच फैसिलिटी, परक्विजिट अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। कहने का मतलब ये है जो भी एम्प्लॉयर को कॉस्ट होगी वही परक्विजिट मान ली जाएगी, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गैस, इलेक्ट्रिक, एनर्जी, वाटर सप्लाई वगैरह दी है तो। ठीक है, छोटा सा टॉपिक। सबसे मेन और लास्ट टॉपिक आपका परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कार। परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कार, लास्ट सैलरी का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आता भी है एग्जाम में, लेंदी भी टॉपिक है। देखो 2-3 पेज का ही होगा, हाँ 2 पेज का तो है। कार, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? सरकार दे रहा है। ठीक, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? कार दे रहा है। अब हमें ये देखना है परमुटेशन, कम्युटेशन,
परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब वो कार दे रहा है तो वो क्या खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है कि एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है कि एम्प्लॉय कर रहा है, ड्राइवर रखा है कि नहीं रखा, वो गाड़ी एम्प्लॉयर की है कि एम्प्लॉय की है, हमें ये चीजें चेक करनी है और सर सॉल्व करना है कार के परक्विजिट में। मतलब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब आपके सामने दिक्कतें ये आएगी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े पोस्ट पर सीएफओ सीईओज हैं तो उनको कई बार ड्राइवर भी मिलते हैं, तो ड्राइवर भी हमें इंक्लूड करके चलना है। उनके पेट्रोल का खर्चा भी कंपनी उठाती, तो हमें देखना है कि उस कार की मेंटेनेंस पेट्रोल का खर्चा कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉय बियर कर रहा है कि एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। वो गाड़ी देखनी है एम्प्लॉय की खुद की है, वो एम्प्लॉयर से खर्चे ले रहा है, या एम्प्लॉयर की है एम्प्लॉय से खर्चे दे रहा है। हमें ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाकर चलने हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। लिखवा नहीं रहा हूं, नोट नहीं बनवा रहा हूं इसके, वरना इसके बहुत सुंदर डायग्राम बनते हैं, वो रेगुलर क्लास में होते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, आप मेरी भी मजबूरी समझो, वरना इसके बहुत सुंदर डायग्राम बनते हैं। आप कहोगे तो मैं आपको डायग्राम की फोटो डलवा दूंगा आपके पास व्हाट्सएप पे, ठीक है? ठीक है जी। एम्प्लॉयर ओन्ड बाय, एक्सपेंस कौन कर रहा है, ओन्ड बाय मतलब मालिक कौन है उस कार का, एक्सपेंस बाय, एक्सपेंस कौन कर रहा है, मेंटेनेंस, तेल पानी का खर्चा गाड़ी का कौन बियर कर रहा है, पर्पस क्या है उस गाड़ी को, ऑफिस के लिए यूज किया गया है कि एम्प्लॉय अपने घर के लिए यूज कर रहा है, और टैक्सेबल परक्विजिट क्या आएगी। एम्प्लॉयर की गाड़ी है, खर्चा भी एम्प्लॉयर दे रहा है ऑफिस पर्पस के लिए, तू कौन मैं खामखा, फिर परक्विजिट आएगा ही नहीं। एम्प्लॉयर की गाड़ी, एम्प्लॉयर खर्चे बियर कर रहा है, फुल्ली ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही है, फिर एम्प्लॉय का इसमें क्या लगा, कुछ भी नहीं, तो परक्विजिट की वैल्यू 0, सिंपल। एम्प्लॉयर की गाड़ी, बात समझना, गाड़ी किसकी, एम्प्लॉयर की, एक्सपेंस कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है पर्सनली पर्पस के लिए, मैडम साहिबा के लिए फुल्ली पर्सनल पर्पस, मैडम यूज करो, मैडम अपना घूम रही है, सब्जी भी उसी में लाती है, दूध भी उसी गाड़ी में लाती है, क्योंकि गाड़ी किसकी, एम्प्लॉयर की, खर्चा कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉयर, तेल पानी मेंटेनेंस सारी एम्प्लॉयर, फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है ऑफिस की गाड़ी, दूध लेकर आना है ऑफिस की गाड़ी, जहां कहीं भी जाना है, दीदी के घर जाना है ऑफिस की गाड़ी, बुआ के घर जाना है, मासी के घर जाना है ऑफिस की गाड़ी, तो भैया फिर परक्विजिट की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली गाड़ी की कुछ परसेंटेज जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो लेंगे, प्लस मेंटेनेंस का खर्चा, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन कार, जितना भी पेट्रोल वगैरह लगा, जितने भी मेंटेनेंस लगी, रेम्यूनरेशन टू ड्राइवर, अगर ड्राइवर है तो वो भी, प्लस डेप्रिसिएशन एट द 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, मतलब गाड़ी की वैल्यू का डेप्रिसिएशन ले लेंगे। हाँ सर, एक्सपेंस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय आर डिडक्टेबल, नो लिमिट ऑफ 900 फॉर ड्राइवर, यहां पर कभी भी 900 रुपए की लिमिट नहीं होगी, ठीक है? ठीक है सर, ये आई दिक्कत, गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, लेकिन पार्टली यूज हो रहा है, कभी ऑफिस में कभी घर में, कभी ऑफिस में कभी घर में, कभी ऑफिस में कभी घर में, गाड़ी एम्प्लॉय की ओनर, एक्सपेंस कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन दोनों जगह यूज हो रही, अब कहां पर कितनी यूज हुई पता ही नहीं चलेगा, यहां पर तो फुल्ली पर्सनल पूरी घर पर यूज हो रही थी, इसलिए पूरा खर्चा हमने एम्प्लॉय को दे दिया, परक्विजिट मान ली। यहां पर तो हमें चेक करना है उस गाड़ी का इंजन कैपेसिटी कितनी है, इंजन कैपेसिटी बोले तो उस गाड़ी की इंजन कैपेसिटी कितनी है, कितनी वो गाड़ी कितने सीसी का इंजन है उसमें, क्यूबिक कैपेसिटी, सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी, कितने कैपेसिटी की वो गाड़ी है, तो 1.6 लीटर या 1600 सीसी एक ही बात है, 1600 सीसी, अब 1600 सीसी ये लिखा रहा, ठीक है? ठीक है सर, तो हमें गाड़ी देखनी 1600 सीसी तक की है या 1.6 लीटर तक चलती है, तो उस केस में 1800 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए ड्राइवर के, अगर ड्राइवर है तो, और अगर 1600 सीसी से ज्यादा का इंजन है, 1600 सीसी मतलब 1600 सीसी में गाड़ी कौन सी आ गई,
1600 सीसी में ये आ गई यार, ये वैगनार आ गई, अल्टो आ गई, i10 आ गई, छोटी छोटी गाड़ियां आ गई। 1600 सीसी से ऊपर का इंजन मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये गाड़ियां आ गई, तो उनके लिए भैया ऑब्वियसली 2400 रुपए पर मंथ लेंगे। ड्राइवर तो वही रहेगा, बड़ी गाड़ी में ये तो नहीं है ड्राइवर महंगा आएगा, नहीं, ड्राइवर सबका सेम है, ठीक है। तो 900 रुपए ड्राइवर के, अगर ड्राइवर है तो। अदरवाइज 1800 रुपए 1600 सीसी में, 2400 रुपए 1600 सीसी से अबव वाली गाड़ी में हम इंक्लूड करके चलेंगे। 900 पर मंथ शैल बी टैक्सेबल इफ ड्राइवर इज प्रोवाइड, इफ अगर ड्राइवर दिया तो ही, अदरवाइज नहीं। एक्सपेंस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय आर नॉट डिडक्टेबल, अगर एम्प्लॉय से कुछ एक्सपेंस लिया जा रहा, अभी तक हम क्या करते थे, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस कर देते थे, जैसे आरएफए में माइनस करवाए, लेकिन यहां पर डिडक्टेबल नहीं होगी। ओनर कौन है सर, एम्प्लॉयर। एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉय। पिछले वाले केस में एक्सपेंस कौन बियर कर रहा था सर, एम्प्लॉयर। यहां पर एम्प्लॉय, पार्टली ऑफिस पार्टली घर। तो अगर एक्सपेंस खर्चे उसके हैं तो उसने देखो अमाउंट कम कर दी, खर्चे एम्प्लॉयर के थे, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की थी, अमाउंट थी 1800-2400 रुपए, दोनों जगह यूज कर रहे हो तो खर्चे कम कर दिए। चल यार खर्चे कौन ले रहा है, एम्प्लॉय, तेल पानी का सारा खर्चा तो वही तो 600 रुपए, चलो गाड़ी गाड़ी के नाम के 600 रुपए डाल दिए। अगर 1600 सीसी तक का इंजन है, 1600 सीसी से अबव है तो 900 रुपए, 900 रुपए ड्राइवर के तो फिर है ही, अगर ड्राइवर प्रोवाइड करा। एक्सपेंस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय नॉट डिडक्टेबल। ओन्ड कौन करता है, अब गाड़ी एम्प्लॉय की, पहले किसकी थी, एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर की गाड़ी थी, अब गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की। खर्चा कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर। उस केस में ऑब्वियसली 1600 सीसी है तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस 1800 रुपए पर मंथ और 900 रुपए ड्राइवर के। अबाउ 1600 सीसी से का इंजन है तो, हाँ जी, अगर अबाउ 1600 सीसी तक का इंजन है तो जितनी भी पीछे ऐड की थी, 1800 रुपए पर मंथ पीछे ऐड की थी, उतना एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस करवा दूंगा। 2400 रुपए ऐड की थी, 2400 रुपए माइनस करवा दूंगा एक्चुअल कॉस्ट में से। अगर ओनर चेंज हो गया तो, ओनर चेंज हो गया पलटा मरवा दो, पलटा मरवा दो का मतलब पहले क्या था, पहले था 1800 रुपए 2400 रुपए, अगर गाड़ी ओनर की, एम्प्लॉयर की थी। अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है तो एक्चुअल कॉस्ट जो भी लगेगी उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने पहले ऐड करवाया था, 1800 रुपए और 2400 रुपए। गाड़ी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा ऑफिशियल यूज के लिए, नॉट ए परक्विजिट। परक्विजिट कैसे हो सकता है, परक्विजिट हुआ कैसे भैया, मेरी गाड़ी ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही, परक्विजिट क्या, एम्प्लॉय की गाड़ी ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही, परक्विजिट थोड़ी मैं ही एम्प्लॉयर को कुछ बेनिफिट दे रहा हूं कि ऑफिस पर्पस के लिए अपनी गाड़ी यूज करने के लिए दे रहा हूं, तो परक्विजिट तो हो गई नहीं। एम्प्लॉय की गाड़ी, एम्प्लॉयर खर्चा बियर कर रहा है, फुल्ली पर्सनल, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ऑन अदर कन्वेंस बट नॉट कार, ई रिक्शा, ऑटो, एक्सपेंस कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। पार्टली पार्टली तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर लेस 900 रुपीज पर मंथ। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। मीनिंग ऑफ द मंथ, मंथ मींस कंप्लीट मंथ, 30-31 डेज। 2 और मोर कार्स अगर दे दी जाती हैं तो एक कार का ट्रीटमेंट मैं इस हिसाब से लूंगा और दूसरी का इस हिसाब से। कैसे, अगर when 2 और more cars are provided, 2 या 2 से ज्यादा, कई बार 3 गाड़ियां भी दे देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, उस केस में क्या होगा, इफ एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड 2 और मोर कार्स विच फॉल्स इन कैटेगरी 3, टैक्सेबल वैल्यू ओनली वन सच कार एट एम्प्लॉय ऑप्शन। एम्प्लॉय का ऑप्शन होगा जिसमें वैल्यू कम आएगी, 2 या 2 से ज्यादा गाड़ी दे दी, एक की वैल्यू कैटेगरी 3 के हिसाब से ले लेंगे, जिसकी वैल्यू कम आई। कैटेगरी 3 कौन सी है, दिस वन, ठीक है, ठीक है सर। अदर कार के लिए कैटेगरी 2 ले लेंगे, अदर कार के लिए ये वाला। अभी इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कार फैसिलिटी बिटवीन रेजिडेंस एंड ऑफिस नॉट टैक्सेबल, फैसिलिटी फॉर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, चेयरमैन, मेंबर ऑफ यूपीएससी नॉट टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड टू सर्विस सर्विंग चेयरमैन, मेंबर ऑफ यूपीएससी नॉट टैक्सेबल। कार का तो सिंपल आपको रट्टा मारना पड़ेगा, यू हैव टू रट्टाफिकेशन,
करना क्या है सर, 1600 सीसी 2400 सीसी का इंजन है, अब इसमें क्या समझाएं, अरे 1600 सीसी का इंजन है, उसमें ऐसे पार्ट होते हैं, उसमें ये होता है, क्या समझा, सीधा सीधा रट्टाफिकेशन है। यस और नो? यस सर। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन 16 नंबर ट्राई करो फटाफट। 16 नंबर ट्राई करेंगे एक बार। हाँ जी, ये लीजिए, मैं आगे से हट गया हूँ। 16 नंबर ट्राई करेंगे। Mr. X is employed in ABC Limited, getting basic pay 22,000 per month. Employer has provided him rent-free accommodation, RF पे भी है, ध्यान से, which is owned by employer himself. Population 5 lakh. Employer has provided him 3 motor cars. मैंने बोला था मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, 3 गाड़ियां दी हैं उसको, for official as well as personal use with particulars as below. ऑफिस मतलब दोनों का यूज हो रहा है, गाड़ी किसकी, एम्प्लॉयर की, यूज बोथ, ऑफिस पर्पस भी और पर्सनल पर्पस भी। गाड़ी 1, गाड़ी 2, गाड़ी 3। करो फटाफट, खुद से करो, सॉल्व करो, फिर मैं करवाऊंगा उसके बाद। फर्स्ट यू विल ट्राई, देन आई विल ज्वाइन यू। हाँ जी, सोल्व हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए जी, गाड़ी की कैपेसिटी 1.8 लीटर, 1.6 लीटर से ज्यादा, यानी 1600 सीसी से ज्यादा, 1.6 लीटर 1600 सीसी, 1.4 लीटर 1600 सीसी से कम। पेट्रोल का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा। अब 3 गाड़ियां हैं, 3 में से हम मानेंगे एक, 2 अदर कैटेगरी में, फिर एक, फिर 2 अदर कैटेगरी। वो जो एक मानेंगे वो कैटेगरी 3 में लेकर चलेंगे। सर ये अदर कैटेगरीज क्या है? अदर कैटेगरीज का मतलब ये है कि 3 कैटेगरी में ऑफिस पर्पस प्लस पर्सनल पर्पस, और जो कैटेगरी 2 है उसमें दोनों में पर्सनल पर्पस के लिए हो रहा है। एक बार फटाफट देख लो, फटाफट फिर समझाता हूँ।
चलें, चलिए जी, आइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या पूछ रहा है। ऑल द एक्सपेंसेस कैलकुलेट कंप्यूट इज ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 मिस्टर एक्स। computation of gross salary of Mr. X for assessment year 24-25। ठीक है, ठीक है सर। आइए आपका बेसिक सैलरी कितनी है इसकी सर। इसकी बेसिक पे 22,000 पर मंथ। 22,000 कहाँ गया मेरा ख्याल से, 22,000 पर मंथ। 22,000 per month multiply by 12, 2,64,000, 2,64,000 ऐड करवा देंगे। आगे क्या था, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या है, उसका खुद की बिल्डिंग है। मैंने कल परसों ही आपको बताया था, आरएफए परसों परसों बताया था शायद। उसमें अगर उसकी खुद की बिल्डिंग है तो हम क्या चेक करेंगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन 5 लाख है। 5 लाख है मतलब कितना, 10 लाख से नीचे है। तो उस केस में क्या था सर, 7.5%, 7.5% ऑफ सैलरी। सैलरी में कौन सा सर, 22,000 का 22,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 का 7.5%, ये आ गया 19,800। रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना, 7.5% ऑफ 2,64,000, ये आ गया 19,800 प्लस। और क्या है, पॉपुलेशन। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड 3 मोटर कार, अच्छा फिर तो मोटर कार ही है, प्लस परक्विजिट ऑफ कार, इसके लिए क्या होगा, वर्किंग नोट। टोटल आ जाएगी आपकी सैलरी यहां पर। ठीक है, वर्किंग नोट। अब इसमें देखो कितनी कारें दी हुई है सर, 3 कारें दी हुई है। 3 कारें दी हुई है तो मुझे ऑप्शन चूज करना पड़ेगा सर। ऑप्शन चूज कैसे, मतलब पहली कार को, बात समझना, किस लिए दी है, तो ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज के लिए। ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज के लिए। बट मैं तीनों कार को ये नहीं कह सकता उसने तीनों कार ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पस के लिए यूज की होंगी। मैं तीनों में से कोई एक कार ऐसी मानूंगा जो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस या ऑफिस के काम भी और घर के काम भी करती थी। बाकी की जो 2 कारें हैं वो मैं मान के चलूंगा वो फुल्ली पर्सनलाइज्ड काम में थी। अब ये नहीं है, अब यहां पर अपना दिमाग मत लगाना सर, आज उसका जैगवार में जाने का मन था, कल ऑडी में जाने का मन था, परसों उसका बीएमडब्ल्यू में जाने का मन था, तो वो अलग अलग कार नहीं। मैं यहां पर ये मानकर चल रहा हूं तीनों में से ऑप्शन, 3 ऑप्शन लूंगा मैं। फर्स्ट ऑप्शन कि कार ए उसने ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पस के लिए यूज की होगी। कार बी मतलब कार 2 और कार 3 उसने फुल्ली फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज की होगी। ठीक है, ऑप्शन बी में इसको मानूंगा ऑफिस एज वेल एज रेजिडेंस, इसको और इसको मानूंगा फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए। तो ऑप्शन 3 में कार 3 को मानूंगा ऑफिस एज वेल एज रेजिडेंस के लिए, और कार 1 एंड 2 को मानूंगा सिर्फ रेजिडेंस के लिए। ठीक है, ठीक है सर, आओ फटाफट आओ। कार 1 फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पस के लिए,
तो इस केस में क्या होगा, परक्विजिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, कार 1, कार 2, कार 3। देखते हैं। कार 1 अगर मैं बोथ पर्पस के लिए मान रहा हूं, मैंने क्या बोला था, कैटेगरी 3 में चलो, फिर कैटेगरी 3 में चलो। इंजन की कैपेसिटी कितनी है सर, 1.8 लीटर, 1.8 लीटर अबाउ 1600 सीसी में 2400 रुपए पर मंथ, ड्राइवर भी है तो 900 रुपए, मतलब 3300 रुपए पर मंथ लेकर चलेंगे, यस और नो। तो 2400 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 12, 2400 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया 39,600। हाँ सर, कार 2 और कार 3 किस पर्पस के लिए मानूंगा, कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 किसकी थी, कैटेगरी 2 थी फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए, ध्यान देना जी, फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए। ये वाली कैटेगरी है या ये वाली कैटेगरी है, बस इससे बाहर हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। फुल्ली पर्सनल पर्पस। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन कार, कार 2 और कार 3 के लिए, कार 2 के लिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, 10,000, 4,000 और 3,000, 10,000, 4,000 और 3,000, तो 10, 4, 14 और 3, 17, 3,000 रुपए पर मंथ। तो ये हो गया 36,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000, 86,000 हो गया। हाँ जी, अब इसमें और क्या ऐड करूंगा सर, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। 10% कॉस्ट कितनी है जी, कॉस्ट है सर 3 लाख रुपए। 3 लाख का 10% कितना होगा, 30,000, ये हो गया 80,000 रुपीज। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस, चलो इसको पूरा ही लिखें वरना यहाँ आएगा नहीं, ये हो गया अरे कहाँ गया, हाँ 10,000 प्लस 4,000, 10,000 प्लस 4,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000, ठीक है जी। हाँ सर, चलो कार 3 पे देखो, कार 3 पे देखो सर, कार 3 पे देखेंगे तो 15 प्लस 3, सर ड्राइवर नहीं है, छोड़ दो ड्राइवर नहीं है, तो 18,000 प्लस 25,000, 2.5 लाख का 10%, 25,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000, ये हो गया सर 43,000। 15, 3, तो इसकी परक्विजिट की वैल्यू आ गई 1,62,600। मैंने क्या बोला, कार 1 इज ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पज के लिए, एंड लिख लो यहां पर कार 2 एंड 3, कार 2 एंड 3 फॉर पर्सनल पर्पज के लिए। उतारो फटाफट उतारो, वर्किंग नोट। हाँ जी, फटाफट उतारो। बढ़िया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अगर स्पेसिफिकली, अब सैलरी चैप्टर में स्पेसिफिकली कार परक्विजिट के ऊपर क्वेश्चन पूछना कम चांसेस है, पूरे के पूरे सैलरी पर क्वेश्चन पूछना ज्यादा चांसेस है। ये था ऑप्शन 1। अब मैं यूज करूंगा ऑप्शन 2।
ऑप्शन 2 में कार 1 एंड कार 2 पर्सनल पर्पस के लिए, कार 3 ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पस के लिए। तो कार 1 एंड कार 2, कार 2 की तो 80,000 आई रखी है मेरी, अगर मैं उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करवाता हूं तो। हाँ सर, कार 1 अगर मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज करवाता हूं तो 3,000 5,000 प्लस 4,000 पर मंथ, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये होगा 48,000। तो 3 5 48, 3,000 5,000 48,000 प्लस डेप्रिसिएशन 40,000। ये हो गया 96,000। दूसरा हो गया 80,000, ऑलरेडी निकाल रखी कार 3। कार 3 में क्या है सर, ये उससे नीचे है, मतलब किससे नीचे है, 1.6 लीटर से, तो इसमें 1800 रुपए पर मंथ प्लस सर ड्राइवर नहीं है, फिर 1800 रुपए पर मंथ ही लेना। ये हो गया 21,600, 21,600, 1800 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12। हाँ जी, देखो फटाफट, अप टू 1600 सीसी तक का इंजन है, 1800 रुपये पर मंथ, ड्राइवर अगर ड्राइवर है तो, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर नहीं था तो ये लेंगे। टोटल करो इनका सर, ये हो जाएगा 80,000 प्लस हो जाएगा 96,000, 1,97,600, 1,97,600। ऑप्शन 3, कार कार 1 कार 2 माननी है ना, तो कार 1 एंड 3 पर्सनल पर्पस के लिए, कार 2 पर्सनल एज वेल एज ऑफिस पर्पस के लिए। सिंपल, इसमें तो तीनों की निकल जाएगी, कार 1 कार 2 कार 3। कार 1 और 3 पर्सनल पर्पस के लिए, कार 1 अगर मैं पर्सनल पर्पस के लिए 96,000 और 43,000 यहाँ पर था, कार 3 पर्सनल पर्पस के लिए, तो 43 यहाँ से उठा लिया, 96 मैंने यहाँ से उठा लिया, 96,000 43,000। और कार 2 अगर मैं किसके लिए यूज करता हूँ, पर्सनल एज वेल एज ऑफिस पर्पस के लिए, कार 2 अगर मैं पर्सनल एज वेल एज ऑफिस पर्पस के लिए यूज करता हूँ, सील अप टू 1600 सीसी सर, 1800 रुपए प्लस 900 रुपए ड्राइवर के, ड्राइवर है सर इसमें, तो 1800 प्लस 900 2700 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12, 32,400, 32,400। टोटल करो, प्लस 96,000 प्लस 43,000, ये आ गया 1,71,400, 1,71,400। हाँ जी, तो 1,62,600 पहले ऑप्शन में, 1,97,600 और 1,71,400 ये आ गया, तो ऑप्शन 1 इज बेटर। ऑप्शन 1 में कितना है, 1,62,600, 1,62,600, 1,62,600 प्लस 19,800 प्लस 2,64, ये आ गया 4,46,400, 4,46,400।
हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं आई? सर थोड़ी थोड़ी आई, थोड़ी थोड़ी नहीं आई। चलो एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्लास में वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में दोनों चीजें क्लेरिफाई होती हैं कि आपको एक से ज्यादा कार दे दी तो क्या करोगे, और आपको कार का क्वेश्चन आया तो क्या करोगे। इसमें सिंपल यही है, तीन कारें अगर दे रखी हैं तो तीनों में से मैं तीन ऑप्शन लूंगा, एक दो तीन। फर्स्ट ऑप्शन में मानूंगा कि कार वन मेरी ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पज के लिए यूज होती है, बाकी की जो दो कारें हैं वो फुल्ली पर्सनल पर्पज के लिए यूज होती है। ऑप्शन टू में मानूंगा जो कार नंबर टू है वो मेरी ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पज के लिए यूज होती है, बाकी की फर्स्ट और थर्ड कार मेरी रेजिडेंस पर्पज के लिए यूज होती है, पर्सनल पर्पज के लिए यूज होती है। थर्ड ऑप्शन में मानूंगा कार नंबर थ्री मेरी ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पज के लिए यूज होती है, कार वन और टू मेरी पर्सनल पर्पज के लिए यूज होती है। ठीक है, जब मेरी कार पर्सनल पर्पज के लिए यूज होती है, फुल्ली पर्सनल पर्पज, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर का, उस केस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन कार प्लस रेम्युनरेशन ऑन ड्राइवर प्लस गाड़ी के लिए 10% ऑफ द डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेकर चलते हैं। लेकिन अगर दोनों के लिए यूज हो रही है तो फिर अप टू 1600 सीसी 1800 रुपए पर मंथ, 900 रुपए ड्राइवर की, अगर ड्राइवर है तो 1600 सीसी से ऊपर का इंजन है तो 2400 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए ड्राइवर के। सेम मैंने यही किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया इस वाले क्वेश्चन में, सेम यही किया है। ये रहा आपका क्वेश्चन, सेम मैंने यही किया है। बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। समझ आया? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट होगा मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। अच्छा, अदर कोई भी परक्विजिट मिली, अदर कोई भी बेनिफिट परक्विजिट मिली, तो जो भी एम्प्लॉयर को कॉस्ट होगी आर्म लेंथ प्राइस पर माइनस अमाउंट रिकवर, वो मेरी परक्विजिट हो जाएगी। मतलब उसने बोल दिया भाई इसके अलावा कुछ भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी फैसिलिटी दे रहा है तो जो भी कॉस्ट होगी एम्प्लॉयर को वही परक्विजिट मान लूंगा, लेकिन अगर उसमें से एम्प्लॉय से कुछ रिकवर कर लिया वो माइनस करवा देंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है मेरा परक्विजिट टैक्सेबल ऑन डेली, परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। सबसे पहली बात, ये वाले जो परक्विजिट है, एक दो तीन, ये कौन कौन से हैं? स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट एंड गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एजुकेशन फैसिलिटी। अगर ये परक्विजिट हैं, अगर ये परक्विजिट हैं तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ही टैक्सेबिलिटी आती है। सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या है? आज के टाइम पे सारे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। क्या बात कर रहे हो सर? देखो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब है एम्प्लॉय एज ए डायरेक्टर, कोई बात नहीं, एम्प्लॉय हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी 20% इक्विटी शेयर, बट लास्ट वाला पॉइंट, मॉनेटरी इनकम ऑफ एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी मोर देन 50,000। तो मुझे लगता है 50,000 से कम किसी की सैलरी होगी आज, 50,000 ये हो गई पर मंथ, हो गई 4166 रुपए, 4166 पर मंथ। 4,000 किसी की सैलरी हो, 4,000 जिसकी सैलरी होगी उसको परक्विजिट मिलेंगे। तो ये स्पेसिफाइड, सारे ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं यार, सब आ जाएंगे लास्ट वाले पॉइंट से। अदरवाइज पहले दो पॉइंट रेयर थे, डायरेक्टर होगा कंपनी का तभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा, ठीक है मान लिया। दूसरा, अगर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा कंपनी, मतलब 20% इक्विटी शेयर की होल्डिंग करता है तो ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। लेकिन तीसरे वाले ने सारे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड बना दिए, तो ये सबके केस में टैक्सेबिलिटी आएगी। टैक्सेबिलिटी कौन सी? स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन फैसिलिटी। मॉनेटरी परक्विजिट आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। अगर कोई मॉनेटरी परक्विजिट है तो वो सबके हाथ में टैक्स होगा, चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय चाहे नॉन स्पेसिफाइड हो। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट होगी तो वो हमेशा नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ही टैक्सेबिलिटी आएगी। ये टैक्सेबिलिटी आएंगी। ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार रीड कर लेना बस। फिर आ गया रिटायरमेंट बेनिफिट, चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। हाँ जी, सैलरी चैप्टर यहां पर आपका होता है कंप्लीट। ठीक है, ठीक है सर। अब आपको
क्या करना है आगे और हमें क्या करना है। अभी हम क्लास खत्म नहीं हो रही, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, डोंट वरी। पहले लिखो होमवर्क अपना, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बाकी जितने भी रह गए, बाकी जितने भी रह गए क्वेश्चन आपके सारे के सारे होमवर्क हैं, जितने मैंने करवा दिए उतने कंप्लीट हो गए। बाकी जितने भी रहते हैं आपके सब होमवर्क में लिख लो। बाकी जो भी रहेंगे वो सारे के सारे होमवर्क में जो मैंने कंप्लीट करवा दिए वो तो मैंने क्लास में लगा के आपको कंप्लीट करवा ही रखे। ठीक है, ठीक है सर, हाँ ये भी करवा दिया था कल। तो ये जितने मैंने कंप्लीट करवा दिए, जो कंप्लीट है वो कंप्लीट है, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क में है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके करवाऊंगा, जो मैं आपके करवाऊंगा वो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आओ। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि मैंने करवा दिया था। ये होमवर्क है आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा भी होमवर्क है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ही आंसर है, ये आप खुद से एक बार कर लेना, होमवर्क है सारे के सारे। हाँ ये वाला क्वेश्चन यार, ये वाला क्वेश्चन अभी करेंगे। यस, ये वाला क्वेश्चन भूल गया था मैं, अभी करेंगे अभी। Mr. Lakshman inform you particulars of the salary for the previous year ended 31st March 24. Basic DA not forming part of salary, bonus, commission, city compensatory allowance. Calculate the value of perquisite in respect of rent-free furnished house if Mr. Lakshman stay in the city with the population more than 25 lakh, less than 10 lakh, 10 से 25 लाख। कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर प्रोवाइड 16,000, सोफा 300 रुपए। फटाफट अभी करेंगे, अभी करेंगे जल्दी से जल्दी। बोलो क्या करेंगे सर, अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। सैलरी जल्दी से फटाफट बताओ। बेसिक सैलरी 36,000, डीए 4,800 नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, बोनस 6,000, कमीशन 4,000। आरएफए में सैलरी का मतलब क्या होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन में सर सैलरी, डीए रिटायरमेंट पर्पस, बोनस, कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। यस और नो? यस सर। जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। हाँ जी, बेसिक लेंगे, हाँ सर। डीए लेंगे सर, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, नहीं लेंगे, क्योंकि डीए आरएफए में सैलरी का मतलब डीए रिटायरमेंट पर्पस वाला होता है। बोनस लेंगे, हाँ सर। कमीशन लेंगे, हाँ सर। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ऑल टैक्सेबल अलाउंस लेंगे सर, सर लेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर रेंट फ्री हाउस इफ लक्ष्मण स्टे पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख, तो कितना होगा? लेस देन 10 लाख तो कितना होगा? अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में तो किया ही था लेस देन 10 लाख वाला। और 10 से 25 लाख तो कितना होगा? फटाफट देखो। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है 16,000, सोफा वॉज टेकन ऑन रेंट 300 रुपए पर मंथ। जल्दी बोलो, सॉल्व करो इसको जल्दी से जल्दी। सर बेसिक सैलरी जोड़ देते हैं, ओके।
6000 जोड़ देते हैं, 4000 जोड़ देते हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 3600 जोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सैलरी का मतलब। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर लक्ष्मण चाहता क्या है हमसे ये? सर ये चाहता था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट आरएफए। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ आरएफए फॉर मिस्टर लक्ष्मण। लक्ष्मण की स्पेलिंग मेरी गलत है, बुक में कुछ और है, तो उस हिसाब से देख लेना। बेसिक आरएफए निकालना है ना, तो आरएफए में ये क्यों लेंगे हम, वर्किंग नोट। केस कितने हैं, ए बी सी, ए बी सी। वर्किंग नोट। सैलरी का क्या मतलब है सर? सैलरी का मतलब है बेसिक 36,000, बेसिक प्लस बोनस कमीशन सिटी कंपनसेटरी, बोनस प्लस कमीशन प्लस सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 36,000, 6 4 3600, 6 4 3600। सैलरी कितनी आई सर? 36 प्लस 6000। मैं फिर कहूंगा, अगर मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है आपको और अगर उससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं एक भी चीज ऐसी नहीं है मैंने आपको ना पढ़ाई हो तो आपका क्वेश्चन ना सॉल्व करना लाजमी बिल्कुल नहीं है। फटाफट देखो, ये आ गया सर 49,600। ठीक है, ए केस में पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 25 लाख, मतलब 15% ऑफ सैलरी। दैट मीन्स 49,600 का 15% ये हो गया 7440। केस बी में क्या, लेस देन 10 लाख, 7.5% ऑफ सैलरी, 49,600 का 7.5%, ये होगा 3720। और सी पॉइंट है बिटवीन 10 लाख से लेके 25 लाख तक, तो इसका था 10%। 4960, ये हो गया आपका आरएफए की कैलकुलेशन। ये हो गई आपकी आरएफए की कैलकुलेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन सर, हाँ जी सर, इसमें कुछ बात अधूरी रह गई। क्या अधूरी रह गई सर? ये है मेरा फर्निश्ड घर। अच्छा जी सर, इसमें देखो सोफा भी प्रोवाइड किया गया है और सोफा रेंट पर लिया गया है और फर्नीचर भी दिया गया है 16,000 का। तो 16,000 का अगर दिया गया है तो 1600 रुपए प्लस 300 रुपए पर मंथ, मतलब 3600 रुपए। बात समझना, एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूं। घर क्या है सर? फर्निश्ड है। फर्निश का मतलब उसमें फर्नीचर दिया गया है जिसकी कॉस्ट 16,000 रुपए थी, और एक सोफा दिया गया है जो रेंट पर लिया है एम्प्लॉयर ने 300 रुपए पर मंथ। तो 300 रुपए पर मंथ, 300 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब 3600 पर एनम का आ गया, प्लस कर देंगे 3600। 16,000 का मैं कितना लूंगा सर? 10%। 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, याद आया? हाँ सर, 1600 रुपए। तो ये हो गया 3600 प्लस 1600 हो गया 5200 रुपए, 5200। 5200 हर केस में 5200 ऐड कर देना।
तो प्लस 5200 प्लस 5200 प्लस 5200, जो आंसर आए वो आंसर आपका फाइनल होगा। हाँ जी बोलो, बोलिए फटाफट बोलिए। आरएफए समझ आया कि नहीं आया? बोलिए समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। ये वाला चार्ट इसके नीचे आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का है ये, मिस्टर जी वाला, ये इसमें मत लेना। 5200 5200 744960 सही है ना अपना, 37204960, चलो ठीक है। 5200 हर केस में ऐड हो जाएगा, क्यों? 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का, और 300 मल्टीप्लाई बाय 12, ये अगर मेरी पॉपुलेशन ऐसे डिफर करेंगी, ये था और ये था आपका RFA। हाँ जी बोलिए, सैलरी चैप्टर हुआ आपका यहां पर खत्म। प्रैक्टिस करो इसकी, जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं सारे के सारे प्रैक्टिस करने अति आवश्यक हैं आपके, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।